साझा करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आप ये जो चेहरा देख रहे हैं ये 95 साल पुराना है, भले दाढ़ी सफेद नहीं हुई है पर ये 95 साल पुराना चेहरा है, क्योंकि मेरे पिताजी, दादाजी और परदादा सभी राजवैद्य परंपरा से बिलोंग करते हैं, काशी नरेश की राजवैद्य परंपरा से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक अनेक रोगों में सिद्धियां प्राप्त की हैं। आपने सुना होगा कि एक वैद्य जी होते थे जो हाथ में धागा बांधकर सुनते थे और नाड़ी परीक्षा करते थे। तो उसी परंपरा से मैं बिलोंग करता हूँ। उतना प्रशस्त, उतना तज्ञ तो नहीं हूँ नाड़ी परीक्षा में, ना ही मुझे लगता है कि मेरा उतना इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किसी और तरीके से डायग्नोसिस बनाने में है। लेकिन उस परंपरा से ये सीखने को मिल गया कि रोगों को देखा कैसे जाए, किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से मदद की जाए। और परंपरागत तरीके से देखने में ये आनंद ये आया कि हमने एपिलेप्सी को, हमने अपस्मार को बहुत गहरे स्तर पे देखा है, यानी कि सिद्ध रूप से देखा है। जिस परंपरागत तरीके से शास्त्र लिखा गया है उस तरीके से हमने मरीज को देखे और उस तरीके नहीं भी देखे हैं। कभी कभी किसी रोग को अपस्मार मान के भी उसकी चिकित्सा की है और अपस्मार ठीक हो गया, उस व्यक्ति का रोग ठीक हो गया है। दैट मीन्स कि रोग जैसे दिखता है और आपको जो होता है वो दोनों अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए वो 95 साल का अनुभव और मेरा छोटा सा अनुभव, इन दोनों को मिलाकर कुछ चीजें आपके लिए पेश करना चाहता हूँ, और जो आप सभी श्रोताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी भविष्य के वैद्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लैंक पेपर की तरह मेरी बातों को सुनेंगे तो शायद समझ में आएगा, वरना खूब सवाल होंगे। अगर आप ब्लैंक पेपर की तरह मेरे लेक्चर को सुनेंगे तो आप शायद आपके सवाल खत्म हो जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी वैद्य के रूप में मेरी बातें मत सुनिए, बस एक परिचारक के रूप में मेरी बातें सुनिए। परिचारक के रूप में, जी हाँ दोस्त, रोगी के रूप में नहीं, बल्कि रोगी के साथ जो उसका फर्स्ट केयर गिवर होता है उसके रूप में अगर मेरी बातें सुनेंगे तो आप अपने मरीज को देख पाएंगे। वैद्य के रूप में शायद अभी ना देख पाएंगे। हम सबने कांतारा मूवी देखी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सबने कांतारा मूवी देखी होगी। और बहुत विस्तार से अगर उसका विश्लेषण किया जाए कांतारा मूवी का, तो आचार्य चरक लगता है उन्होंने इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है, क्योंकि उसमें हमें अपस्मार और उन्माद दोनों के लक्षण देखते हैं। जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके शरीर में हमें अपस्मार और उन्माद दोनों के लक्षण देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांतारा मूवी एग्जाम्पल है अपस्मार और उन्माद दोनों का। इस लेक्चर के बाद, आज संडे है, आज जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं आपको अपस्मार को पारंपरिक दृष्टिकोण से भी बताऊंगा और कंटेम्परेरी दृष्टिकोण से भी बताने वाला। जब मैं अपस्मार नाम लेता हूं, एपिलेप्सी का नाम लेता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इमेजिन करते होंगे कि एक आदमी गिरा हुआ, तड़पते हुए, हाथ कांपता हुआ फिट्स के साथ, और जुबान से झाग गिरता हुआ, और लोग उसके आसपास घिरे हुए हैं। कई लोग मजाक बनाते हैं कि इसको जूता सूंघा दो, बदबूदार मोजे सूंघा दो, शायद ये होश में आ जाए। पहले जब सुनते तो हंसी करते थे, पर जब वैद्य बन गए तो ताजुब नहीं होता। तो उस आचार्य ने चिकित्सा ही बताई है, ताड़न चिकित्सा, तीक्ष्ण चिकित्सा। जूते बदबूदार जूते गंध देते हैं, बहुत तीव्र गंधी होते हैं, इसलिए तुरंत होश में आ जाता है मरीज। तो जो पुराने के लोग थे वो बेवकूफ थोड़ी नहीं थे, वो अपने हिसाब से नस्य देते थे, प्रधमन नस्य देते थे। तीक्ष्ण नस्य के रूप में जो बदबूदार जूते होते थे वो प्रधमन नस्य की तरह, दुर्गंधित नस्य की तरह उसको होश में लाते, चैतन्य अवस्था में ले आते थे। क्योंकि अगर देखा जाए, आचार्य चरक कहते हैं कि अपस्मार उन्हें हो सकता है जिनका सत्व का लोप हो गया। सत्व मतलब डिसीजन मेकिंग, किसी चीज पर जल्दी पहुंचने, कंक्लूड करके निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, आपको जो स्थिरता देती है। एक उड़ते हुए पेपर पे जो पेपर वेट होता है वो सत्व होता है। हीन सत्व, प्रवर सत्व, अवर सत्व, मध्यम सत्व, कई चीजें की बात हो रही होती, कई तरीके से आपको समझाया जा रहा होता है कि आपको पेपर वेट की आवश्यकता है इस उड़ते हुए मन में। जिनका पेपर वेट नहीं मिलता उनका हीन सत्व माना जाता है। कभी यहां, कभी वहां, कभी ये, कभी वो, हुआ पो की जिंदगी। ऐसे व्यक्ति ससेप्टेबल होते हैं अपस्मार के। दो प्रकार के लोग हमें दिखते हैं। पहला जो डेवलप करते हैं, और कुछ जो डेवलप होकर पैदा होते हैं। शुरुआत करते हैं जो होकर पैदा होते हैं, यानी गर्भ से। बाल ग्रह की चिकित्सा में भी हमें एपिलेप्सी दिखती है, बाल ग्रह में भी। अच्छा, सुश्रुत भी यही बोलते हैं और काश्यप भी यही बोलते हैं, उसमें भी सिम्टम्स आते हैं ग्रह रोगों में। बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया तो बच्चे को एपिलेप्सी कैसे हो गई? एकदम स्वित्र जैसा, सफेद दाग जैसा। हम कहते हैं ना कि दूध नमक का सेवन करते हैं तो हो सकता है, बाकी चीजों की वजह से हो सकता है। छोटा बच्चा गर्भ से स्वित्र लेकर कभी कभी आता है, तो क्या उसने दूध और नमक खाया साथ में? उसने तो अभी माँ का दूध भी नहीं पिया है, फिर भी उसको कैसे दिक्कत हो गई स्वित्र की?
कुछ चीजें बाल ग्रह के रूप में पढ़नी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बाल ग्रह के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि उस एपिलेप्सी के बारे में बात करूंगा जो आपको बाल स्वरूप में नहीं होती, बल्कि आप डेवलप करते हैं समय के हिसाब से। यहां पर अगर देखा जाए, आइडेंटिफाई किया जाए ऐसे लोगों को जो अपने कफ काल को पार करते करते पित्त काल में आ रहे होते हैं, जब अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, जब अपने मन, अपने आईडी को डेवलप कर रहे होते हैं, वहां पर एक सोच डेवलप कर रहे होते हैं, वहां भी ईश्वर, आस्था, पेरेंटिंग, तमाम चीजें डेवलप कर रहे होते हैं। वहां पर जिस प्रकार से उनकी परवरिश होती है, जिस प्रकार से उनका परिवेश होता है, अपब्रिंगिंग होती है, एग्जैक्टली वैसे ही उनका सत्व का डेवलपमेंट होता है। आप जिस परंपरा से बिलोंग करते हैं, वैसे ही आपका प्रॉब्लम हैंडलिंग स्किल हो जाती है। उसी प्रकार से आप वही चश्मा आपका डेवलप होता है। जब आप ऐसे किसी कुल से पैदा हो रहे होते हैं जहां पर खूब टेंशन चल रही है, खूब स्ट्रेस चल रहा है, घर में झगड़े चल रहे हैं, आपने वही दृश्य देखा हुआ है, वही स्ट्रगल देखा हुआ है, एग्जैक्टली वही शैडो आपके दिमाग में आती है और वैसा ही आप बन जाते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। और वह तब भी आप डेवलप करते हैं हीन सत्व। ये जो हीन सत्व बोल रहा हूं, इट्स नॉट इट इज एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव। ये कोई डिफेमिंग नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। जो एक वैद्य इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, सही तरीके से डायग्नोस कर पाएगा, तो मदद कर पाएगा। हीन सत्व कोई और बॉडी ऑर्गन नहीं होता जो मेरे पास है, आपके पास नहीं है। हीन सत्व निर्णय लेने की क्षमता होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी से आप बोल रहे होते हैं, जितनी तेजी से एंजाइटी आजकल प्रिविलेंट है सोसाइटी में, एवरीबडी इज ससेप्टेबल टू एपिलेप्सी। जी हाँ दोस्त, पर सबको हो क्यों नहीं रही है? इसका मतलब है कि सिर्फ हीन सत्व इन्वॉल्व नहीं है। हीन सत्व के साथ और भी पैरामीटर्स हैं। वो और कौन से पैरामीटर्स हैं? वो है वात, पित्त, कफ। मानस भाव तो है ही, साथ में ये जो शारीरिक भाव हैं, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट, उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है कॉस्मिक कलेक्शंस, कॉस्मिक पावर्स। सूर्य, चंद्रमा, वायु, इनमें कौन सी पावर? चंद्रमा, विशेषतः चंद्रमा। चंद्रमा पानी पे काम करता है, चंद्रमा मन पे काम करता है। मन का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। अगर आपका ज्योतिष में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। चंद्रमा, सुना होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। एग्जैक्टली, पानी पे काम करता है चंद्रमा। आपके शरीर में 70% पानी है दोस्त। अगर एलोपैथी की दुनिया से बात करें, अगर माइक्रोस्कोप की दुनिया से निकले बाहर, तो देखे तो आपकी बॉडी में जितनी धातुएं हैं, मैक्सिमम तरलीय है। रस, रक्त, मांस, मेद, तब अंत में शुक्र, मज्जा। देखा जाए तो ये लिक्विड पोर्शन ज्यादा है, जलियांश ज्यादा है। एग्जैक्टली इसीलिए चंद्रमा का पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ सकता है, ज्यादातर पड़ सकता है। इसीलिए चंद्रमा को अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो चंद्रमा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ सत्व नहीं, बल्कि शारीरिक दोष भी, ग्रह भी ऐसे ही आपकी बॉडी में काम करते हैं। डायग्नोसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिर्फ फेन गिरता है और हल्का सा दौरा आता है और संज्ञा का लोप हो जाता है, सिर्फ जरूरी नहीं कि ऐसे ही आपको एपिलेप्सी दिखे। कई लोग को फेन नहीं भी आता, कई लोग के फिट्स 10 सेकंड के होते हैं, 8 सेकंड के होते हैं, और कई लोग को 1.5 से 5 मिनट तक फिट्स आते हैं। आसपास के लोग घबरा जाते हैं, एम्बुलेंस में इंसान लेट जाता है, तब तक फिट्स आते रहते हैं, फिर वो शांत पड़ जाता है। इसकी डायग्नोसिस वात, पित्त, कफ के अनुसार बड़ी खूबसूरती से आचार्य ने बताई हुई है, कर सकते। जब ये रोग प्रबल रूप से सामने आ जाता है तभी पहचान में आता है। प्रॉब्लम यही है, अगर ये आंशिक रूप से बॉडी में दिखना शुरू कर जाए, इसका इलाज तभी कर देना चाहिए। मैंने कहा ना, हम सब ससेप्टेबल हैं एपिलेप्सी के लिए, सारे रोगों के लिए, सारे 8 के 8 दिशा में अगर आप जाना चाहें, कोई भी रोग आपको कभी भी हो सकता है, पर नहीं हो रहा है, ये सिर्फ किस्मत की बात है। वरना यू आर ससेप्टेबल टू, आज का जो परिवेश है, हम सब किसी भी बीमारी के लिए कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं। जो लोग स्वित्र का इलाज करते हैं उन्हें खुद हो सकता है। ये इतनी ऐसी, आप एपिलेप्सी का इलाज करते हैं, आपको खुद हो सकता है। इसीलिए अपने सत्व का इलाज करना बेहद जरूरी है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि वैद्य जो इलाज कर रहा होता है, वैद्य प्रधान होता है, विषक प्रधान होता है, उसको खुद औषधि धारण करनी चाहिए, उसे खुद पारायण, उसे खुद शास्त्र अध्ययन, उसे खुद उसके सत्व की चिकित्सा, उसे खुद यज्ञ करना चाहिए, उसे खुद आचार रसायन का सेवन करना चाहिए, उसे खुद अपना ख्याल रखना आना चाहिए, क्योंकि आपके सत्व का लोप होता है जब आप चिकित्सा कर रहे होते हैं।
तभी आप वैद्य बनते हैं जब आप भिषक से थोड़े से ऊपर आते, वरना भिषक अपनी ऊर्जा देकर वो बेहतर हो जाएगा और आप लगातार बीमार रहेंगे। जब आपका सत्व बेहतर होता है तभी आप दूसरों की चिकित्सा कर सकते हैं। इसीलिए तमाम चिकित्सक होते हैं जो एपिलेप्सी का इलाज कर रहे होते हैं, उनके मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का ये एस्पेक्ट तब नहीं तलाश रहे हैं। इसीलिए अगर आपको एपिलेप्सी की को ठीक करना है तो सबसे पहले आपकी बात करें, आपका सत्व रोगी से हमेशा प्रबल होना चाहिए। अगर आप भी हीन सत्व के हैं, आप भी एंजाइटी के पेशेंट हैं, इस रोग को छोड़कर बाकी कोई भी इलाज कर लीजिए, आपका मरीज ठीक हो जाएगा, पर आपका ये वाला मरीज ठीक नहीं होगा। इसीलिए एंशियस बिहेवियर, ओवर थिंकिंग, इन सबसे प्लीज दूर रहिए, या तो ऐसे रोगियों से दूर रहिए। अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सेग्रीगेट कीजिए, किसी न किसी आचार रसायन में जरूर एंटर कीजिए ताकि इसको आप डेली प्रैक्टिस करें और आप बहुत ठंडा महसूस करें। ये था आपके प्रति मेरी एक सूचना। दूसरा, एपिलेप्सी का पारंपरिक दृष्टिकोण। अपस्मार, टॉपिक अपस्मार है, तो शुरुआत कहां से होती है, क्या है अपस्मार? आप सबने भगवान शिव को डांस करते देखा होगा नटराज की मूर्ति में। अगर आपके पास फोन है तो वो नटराज की फोटो गूगल पे देख लीजिए। मैं आपको 8 से 10 सेकंड देता हूं, तब तक मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है नटराज की मूर्ति, है ना। भगवान शिव डांस कर रहे हैं, और ये कौन है? ये है अपस्मार राक्षस। अपस्मार एक दानव था, राक्षस था, जिसके पास एक वरदान था, वो किसी की भी याददाश्त को मिटा सकता है, संज्ञा का नाश कर सकता है, चेतना का नाश कर सकता है। भगवान ने उनको आशीष दिया, उनको वरदान दिया। एक दिन ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे चुटकी बजाई और ऋषि मुनि मंत्र भूल गए, खंडित हो गया। बड़ी क्रोध आया ऋषि मुनि को। उन्होंने कहा भगवान शिव ये ज्यादा कर रहे हैं, हैंडल करिए इन्हें। भगवान शिव ने पहले बात की अपस्मार से, अपस्मार माने नहीं। उसके बाद उन्होंने तांडव शुरू किया। ये जो मुद्राएं हैं, ये जो अवस्था है, भगवान शिव ने कैसे किया, कैसे उनका विनाश किया, कैसे अपस्मार को कंट्रोल किया? अपस्मार तो अमरता का उसको वरदान प्राप्त था। इसीलिए भगवान शिव ने डमरू उठाया, डमरू को 14 बार घुमाया, जो आवाज ध्वनि निकली उसकी वजह से शांत होना शुरू हुआ। अपस्मार कभी मर नहीं सकता, उसे वरदान, इसीलिए उन्होंने पांव में दबाया, दमन कर दिया। ये कहानी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 चिकित्सक इन्वॉल्व हुए, पहला भगवान शिव और दूसरा डमरू। चिकित्सक के रूप में जब आप 14 बार कोई डमरू से निकली हुई ध्वनि समझते हैं तो वैद्य के रूप में आपको याद आना चाहिए माहेश्वर सूत्र, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था संस्कृत के श्लोकों में। उसकी शुरुआत ही हुई थी आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर में माहेश्वर सूत्र की। भगवान शिव के डमरू से निकला 14 अक्षर एग्जैक्टली। दोस्त, अगर आपको अपस्मार की चिकित्सा की सलाह देनी है तो शुरुआत कीजिए इसी कथा से। भगवान शिव की चिकित्सा बताइए। भगवान शिव से डरता है अपस्मार। जो लोग भगवान शिव की उनके स्त्रोत का स्मरण करते हैं, उनके मंत्र को पढ़ते हैं, संस्कृत का अध्ययन करते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र ने ही व्याकरण पैदा किया और वहीं से संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ। आप अपने रोगी को बोलना शुरू कीजिए कि वो संस्कृत पढ़ना शुरू करे, क्योंकि जाने अनजाने में संस्कृत पढ़ना ही मंत्र चिकित्सा है। शुद्ध उच्चारण करना शुरू करे श्लोकों का किसी भी रूप में, और वो दिखेगा आपके एपिलेप्सी के एपिसोड को कम से कम करने। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा सकता है एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में, क्योंकि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति अपस्मार के दमन से हुई। रोग अगर अपस्मार है, उसको कंट्रोल करना है तो अपने रोगी को बताइए कि संस्कृत का भी अध्ययन पढ़े। अब इसको मॉडर्न साइंस साइकोलॉजिकली हैंडल कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, पर वैद्य के रूप में आप प्लीज इसको एलोपैथीकरण से मत जोड़िए। जी, जो चीज जैसे है वैसे बनाने को दीजिए, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जिस प्रकार से बोला जाता है, जिस प्रकार से सुना जाता है, उसका प्रभाव आपके मन, आपके सत्व पर पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करने वाले, दैववाणी का प्रयोग करने वालों का सत्व दूसरों की अपेक्षा हमेशा बेहतर होता है। इसीलिए सत्व की चिकित्सा एक बेहतर सत्व से की जा सकती है, और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में
अपस्मार में। अगर कोई 8th क्लास का स्टूडेंट है, 7th क्लास का स्टूडेंट है, जो इसको एपिलेप्सी के एपिसोड्स आते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? अपने संस्कृत के सब्जेक्ट को और ध्यान से पढ़ें। सिर्फ वैद्य ही इस बात को समझ पाएगा, उसके पेरेंट्स शायद ना समझ पाए, पर आप उसको ये हिदायत दीजिए। इसीलिए सत्वाची चिकित्सा भी हो जाएगी, आप अपना धर्म भी निभा पाएंगे और आपके पेशेंट को संस्कृत भाषा भी आ जाएगी दोस्त। इसीलिए पहली चीज है माहेश्वर सूत्र का ज्ञान, नटराज की कहानी, अपस्मार राक्षस का दमन। दूसरी, उनके पेरेंट को बताना शुरू कीजिए कि अपस्मार एपिलेप्सी संपूर्ण रूप से कभी खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि अपस्मार राक्षस अमर था। इसके एपिसोड्स को डिले किया जा सकता है। जो एपिसोड्स आपको 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार आते थे, 15 सालों में एक बार, 20 सालों में एक बार आएंगे। इस तरीके से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा बेहतर होना शुरू हो जाएगी और पेशेंट अपने आप को और बेहतर करेगा। सब हम लोग अपनी प्रैक्टिस में 2 औषधियों का प्रयोग करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपिलेप्सी के रोगियों के लिए। सबसे प्रमुख चिकित्सा होती है पंचगव्य नस्य। पंचगव्य किसी भी रूप में अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो रोगी का बल बढ़ता ही बढ़ता है। ओरली या स्नेहपान के रूप में दे रहे होते हैं पंचगव्य, ऑफ कोर्स उसका सत्व बेहतर होगा। इतनी मात्रा दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए पंचगव्य। आचार्य चरक ने रेफरेंस दिया है पंचगव्य नस्य का, तीक्ष्ण होता है। अगर आपने कभी पंचगव्य बनाया है या लिया है तो आपको वो दिन याद होगा, क्योंकि पंचगव्य का नस्य बहुत तीक्ष्ण होता है। उसकी स्मेल, अगर शुद्ध रूप से पंचगव्य बना है तो बहुत ही तीक्ष्ण होना चाहिए। उसके नस्य का पान, नस्य का पान, नासिका से पान बहुत जरूरी है। हम लोग मानते हैं ये जो नस्य कर्म होता है ये नासा की बस्ती होती है, एक तरीके से देखा जाए तो। कवल गंडूश होता है वो मुख की बस्ती होती है। करिए, बहुत बड़ी चिकित्सा होती है। इवन गौमूत्र की बस्ती देने से भी आपके एपिलेप्सी पे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। भय या फिर एक ऐसी अवस्था जहां पर आप निर्णय ना ले पा रहे हो, इस ऐसे वैक्यूम से भी आपको बाहर आने के लिए अपने पेशेंट से बात करनी पड़ेगी कि वो ऐसे चैनल्स क्रिएट करे अपने फैमिली के अंदर ही कम्युनिकेशन के, जहां पर वो कन्वे करना आता है। जब अपने भय के बारे में बात करेगा, जब डर बाहर निकलेगा, उसका सत्व और बेहतर होगा। उसे जप थेरेपी के बारे में बताइए। जप करने से भी उसके सत्व का वर्धन बढ़ता है और वो बेहतर महसूस करेगा। आप कितनी भी दवा खाने को दे दीजिए, कितनी भी नार्कोटिक्स दे दीजिए, स्लीपिंग पिल्स दे दीजिए, आपका रोगी ठीक नहीं होगा। इसीलिए तो आपके पास आया है, वो ये सब करके आपके पास आया हुआ है, फिर भी वो नहीं ठीक हो रहा है। दैट मीन्स उसे कुछ ऐसी चीज बताइए जो आचार्य चरक ने बताई, जिससे रोगी असल में ठीक। जब ठीक ठीक आपकी डायग्नोसिस होगी, ठीक ठीक आपकी औषधि होगी, तो मरीज यार ऑफ कोर्स ठीक होने वाला है आपका। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इतनी भी समझ रखते हैं एपिलेप्सी की, कुछ जानिए, सबसे अच्छा जानिए, आपको सबसे अच्छे परिणाम मिलने वाले। पहला हमने बताया पंचगव्य कनस का प्रयोग करते हैं मेडिसिन के रूप में। तो दूसरी औषधि हम लोग प्रयोग करते हैं वो है स्फटिक भस्म। या मैंने चंद्रमा का जिक्र किया है, मैंने मन का जिक्र किया है। स्फटिक भस्म बहुत गहराई से काम करती है आपके मन पे। स्फटिक भस्म का भी प्रयोग किया जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, खास तौर से अमावस्या और पूर्णिमा पे। मैंने आपको बताया स्टार्ट नहीं कि चंद्रमा बहुत खूबसूरती से आपकी बॉडी में काम करता है और जिसका अल्प सत्व होता है वो तुरंत दिखाएगा, एपिलेप्सी के एपिसोड्स दिखाएगा। अक्सर ये एपिसोड्स आते हैं आपको पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास। जैसे फीमेल्स को लूनर साइकिल के फेजेस में पीरियड्स आ रहे होते हैं, ओव्यूलेशंस और पीरियड्स हो रहे होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही एपिलेप्सी के भी एपिसोड्स हो रहे होते हैं। कई फीमेल्स हमें बताती हैं कि पीरियड्स के अराउंड ही उनका एपिलेप्सी का एपिसोड आ रहा होता है। पूर्णिमा और अमावस्या सबसे अधिक एपिसोड्स एपिलेप्सी के इसी के इर्द गिर्द आते हैं। आप अपने पेशेंट से पूछिए कि उसको एपिसोड आप कौन सी डेट को आए थे, एपिलेप्सी के एपिसोड्स आए थे। पंचांग में चेक करिएगा अमावस्या और पूर्णिमा के वो कितने करीब। यकीन मानिए आपको बहुत ताजुब होगा, ऐसा होता है। साइंस समझ पाने में अभी बहुत असक्षम है इन सारी बातों को, और ना ही उसको समझाने की आवश्यकता है। आप वैद्य हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है सूर्य, चंद्रमा और वायु के प्रभाव को शरीर में पढ़ने के लिए। ये आप इसके वैज्ञानिक हैं, इसको पढ़िए। शरीर के अंदर जो अंतरिक्ष है उसको समझने की कोशिश कीजिए, बाहर के अंतरिक्ष को आप समझ जाएंगे। इसीलिए चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, ये 3 आपके शरीर में, तीनों चंद्रमा अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुंडली में कभी कभी दोष होता है, उसके अनुसार भी होता है। तो अगर आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो उसके अनुसार उसकी चिकित्सा बताइए।
पर शास्त्र अवलोकन करिए, सिर्फ आप कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं, इस भ्रम में मत रहिए। हम सब कितने भी काबिल हों, हमसे बेहतर समाज में लोग होते ही होते हैं। इसीलिए अगर आपसे मरीज ठीक नहीं हो रहा है, उसे तुरंत रेफर कर दीजिए कहीं किसी सेंटर पे। अपयश आप मत लीजिए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आखिरी में दिया गया है चरक में अपस्मार के बारे में, और ये साध्यता के अनुसार भी है। जब रोग ज्वर से अपस्मार उन्माद अपस्मार तक आता है तो रोग थोड़ा थोड़ा असाध्य भी हो जाता है। इसीलिए जीर्ण व्याधियों को उस प्रकार से रखना चाहिए और उतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जहां पर ग्रह दोष हो। जब आपका सत्व बहुत बेहतर हो, आप इतने काबिल हो, तभी इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, जब चिकित्सा करनी चाहिए। इसीलिए निदान आपको बता दिया गया कि भाई ये पहचान लो और चिकित्सा करना शुरू करो। ये हमारी समझ है इस चीज को लेकर। जो मेरी आपके प्रति जो मेरी सोच है अपस्मार को लेकर, उसको हमने कम टाइम में पूरी बताने की कोशिश की है। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और जैसे जैसे मुझे समझ में आएगा, क्योंकि कुछ प्रिपरेशन तो है नहीं, पर मैं चाहता हूं कि अगर आपके कोई अच्छे सवाल हो तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब क्या मैं सवाल ले सकता हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं थोड़ा सा हरी में हूँ। यस सर, आप ले सकते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एपिलेप्टी के दौरे आने पर आप जो आसपास मौजूदा लोग होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटोकॉल बनाया है एपिलेप्सी के लिए, उस पर ख्याल कीजिए। पेशेंट को अगर एपिलेप्सी है तो एपिलेप्सी ही रहे, किसी और प्रकार का फिजिकल इंजरी ना हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी जीभ की रक्षा करना, क्योंकि वो दांत लगातार भींचता है और बीच में जीभ आ जाने की वजह से उसको मेजर इंजरी हो सकती है। लोगों को एक बीमारी दूसरी बीमारी ट्रिगर हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले अगर आपके बगल पैसेंजर सीट में किसी को एपिलेप्सी आई तो प्लीज भागिए नहीं, आप उसके परिचारक बनिए, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। बस 5 मिनट की बात है। कोई भी हार्ड सब्सटेंस, कई बार तो सिर्फ सिंपल रुमाल से भी काम चल जाएगा। अगर लकड़ी वगैरह अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ रुमाल को ही या बेल्ट निकालकर बेल्ट के लेदर पार्ट को भी दांत के बीच में रख सकते हैं, ताकि गैप रहे और जीभ बीच में बिल्कुल ना आए। सबसे पहला ये देख लीजिए, क्योंकि जीभ अगर कट गई तो जब वो होश में आएगा तो अपनी पूरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खो बैठेगा। कॉन्फिडेंस तो जाएगा ही जाएगा, सामाजिक हेत होगी होगी, बल्कि मेजर इंजरी भी हो सकती है। सबसे पहले आपको ये काम करना है। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कार्य करना है वो ये कि वेंटिलेशन, ये बटन खोलकर हवा आने दीजिए लगातार, क्योंकि हर व्यक्ति के एपिसोड्स के टाइमिंग अलग अलग होते हैं। जितना उसको फ्रेश एयर आएगी, जितना उसकी प्राण वायु बनेगी बॉडी में, उतना ही जल्दी वो रिकवरी में आएगा। तो प्राण वायु के लिए उसको लगातार हवा करना शुरू कीजिए। तीसरी, ताड़न चिकित्सा, थोड़ा सा थोड़ी सी क्योंकि ये हर कोई कर पाए उसके लिए अनुमति कंसेंट चाहिए होता है पेशेंट के लिए, पर अगर आपका मित्र है जो आपको करे तो उसके लिए तो कंसेंट, तो मित्रों में कौन सा कंसेंट, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके रोएं निकालना शुरू कीजिए, होश में लाना उसको शुरू कीजिए। उसके बाल निकालने से भी, आईब्रो के बाल निकालने से भी, या कान खींचने से भी, कान दबाने से भी, बाल निकालने से भी चेतना आना शुरू हो जाती है। तो उसकी चेतना के लिए सारे प्रयास करने शुरू कर दीजिए। और फ्रेश एयर, प्राण वायु का आना बेहद जरूरी है उसके लिए। फिलहाल तो 3 यही आधार है। कोई और प्रश्न हो तो? सर दूसरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि स्फटिका भस्म का यूज करना चाहिए इसमें, तो इसको हम किस प्रकार यूज करें और कितनी मात्रा में हमें यूज करना? मात्रा का देखिए निर्णय तो हम नहीं कर पाएंगे कभी ऐसे, क्योंकि हर किसी की मात्रा तो अलग अलग हो सकती है ना। बल आए, छोटा बच्चा है तो अलग, बड़ा व्यक्ति है तो अलग, वेट खाए है अलग, है ना। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कैसे दिया जाए। सब लिंगुअली जुबान के नीचे रख के उसको अमावस्या और पूर्णिमा तक, जिस प्रकार से चंद्रमा का क्रम होता है एग्जैक्टली उस प्रकार से स्फटिक भस्म देना शुरू कीजिए। पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद छोटा होता जाता है, आपको एग्जैक्टली विपरीत चिकित्सा करनी है। अमावस्या से पूर्णिमा तक आपको मात्रा बढ़ानी है, पूर्णिमा से अमावस्या तक मात्रा कम करनी है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं इस तरीके से। मात्रा के बारे में डिस्कशन पब्लिक रूप में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी की बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। और मैं उस विचारधारा का नहीं हूं जो 5 ग्राम चूर्ण और 20 ml काढ़ा दे। हर किसी चूर्ण को भी 20 ग्राम दिया जा सकता है, काढ़े को भी
मात्रा के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, रोग के अनुसार, बल के अनुसार। तो वो वाला हिसाब किताब नहीं है ना, मात्रा फिक्स कोई मात्रा नहीं किया जा सकता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एंजाइटी अटैक और अपस्मार ऑलमोस्ट सेम है या डिफरेंट? शुरुआत है, एंड मैंने इसका सवाल का जवाब दे दिया था। वैसे मैंने कहा ना, एवरीबडी इज प्रोन टू एपिलेप्सी ना, जो भी एंशियस रहता है, जो भी हीन सत्व का हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि अगर मैंने आपसे कहा था कि एपिलेप्सी भले दिख ना रही हो, पर अगर वो पोर्ट्रे उस तरीके से हो रही तो चिकित्सा की जाए। किसी को एंजाइटी या पैनिक अटैक आता है, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है लिफ्ट में, तो आप उसको एग्जैक्टली वही चीज करते हो जो मैंने एपिलेप्सी में करने को कही है। ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट एक जगह हो जाता है, प्राणवायु। सर ऐसे कोई कॉमन प्रकृति वाले हो जो कि इस डिसीज के लिए प्रोन हाँ यार, वापस प्रकृति तो यार सदा आतुर होते ही हैं यार, हो, या फिर जो सदा आतुर होते हैं, सदा आतुर, जो 4 सदा आतुर किसी बताए को गए भी हो हैं। मैंने कहा जो 4 सदा आतुर बताए गए हैं चरक संहिता में, एग्जैक्टली वही लोग तो होते हैं। और वातस प्रकृति के लोग तो सदा आतुर कहे भी गए हैं, तो दे आर ऑलवेज प्रोन टू सच डिसीजेस। सारे एक्सपेरिमेंट अपनी बर्ड साथ करते हैं ना। क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन। असल में और मैं माफी चाहूंगा कि मैं इतने हरी में इसलिए हूँ क्योंकि परसों हमारा बूट कैंप है, कोई तैयारी हमारी हुई नहीं है और हम लोग उसी पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। 9 बजे एक छोटी सी मीटिंग हमने रखी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई 2-3 अच्छे सवाल हो तो। ओके सर सर इसके पूर्व रूप क्या होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे इनिशियल, जिससे? यस सर। क्या चिकित्सा में वो चरक चिकित्सा 10वां अध्याय में एक चीज लिखी गई है, मुंह मिचलाना, आंखें मिचलाना और हल्का सा विभ्रश की स्थिति होना, हल्के पैनिक मोड में आना। जितने ये पैनिक अटैक और एंजाइटी के लक्षण होते हैं, एग्जैक्टली वही दिखता है आपको, वही चीज दिख रहा होता है। और जितना ज्यादा इंसान पेपर की तरह बिहेव करेगा, हवा की तरह बिहेव करेगा ना, उतने ही उसी प्रकार से आप उसके लक्षण देख सकते हैं। वो ये आपके बगल सीट वाला बगल की सीट में बैठा हुआ है और अपनी जो उसकी अवस्था होती है उसके विपरीत चेष्टा कर रहा हो हल्का सा, ऑफ कोर्स वो उस लक्षण पूर्ण रूप से पीड़ित हो रहा है। जो विपरीत चेष्टा है वो उसका पूर्ण रूप के लक्षणों में आ रही होती है। अगर किसी वैद्य ने पूर्व रूप के ही समय पे इसका डायग्नोसिस कर लिया हो तो हम लोग ऑफ कोर्स ऐसा वैद्य मिल जाए तो वो तो प्राणाभिसर है। तो सही कितने टाइम उसको लगेगा? यस टाइम को तो गलत सवाल है क्योंकि टाइम कितना लग जाएगा इसे ब्रह्मा जानते हैं। सर हाउ शुड अ वैद्य मेंटेन हिज? मैम मुझे आवाज नहीं, हाउ शुड वैद्य मेंटेन सत्य? इसका जवाब बहुत खूबसूरती से मेंटेन हिज और हर सत्व सत्य। सत्य बहुत अच्छा सवाल है ये। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। वैद्यों को थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए और उनको अपनी सेहत के बारे में अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हाथी से लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उनको अगर हाथी से लड़ना है तो खुद ही बलवान बनना पड़ेगा, भलाल देव बनना पड़ेगा। तो भलाल देव बनना है तो आपको कोई ना कोई नित्य रसायन सेवन करना चाहिए। रसायन सिर्फ औषधि नहीं होती, सिर्फ खाने का नाम रसायन नहीं होता। यज्ञ प्रथम रसायन, नित्य हरितकी का सेवन या फिर किसी प्रकार से ब्रह्म रसायन या फिर जो चिकित्सा प्रथम में जो दी गई है उसका सेवन। जितनी चीजों को रसायन बोला गया है, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरे संहिता में 5 चीजों को रसायन बोला गया है। कोई पीजी स्कॉलर अगर जीवित है तो वो जरूर बताए कौन सी 5 चीजों को रसायन बोला गया, संज्ञा दी गई है, जरूर बताएं। उनका सेवन करना, उनके इर्द गिर्द रहना, वो सब कुछ करना शुरू करें। और औषधि धारण सबसे इंपॉर्टेंट है। औषधि धारण कई औषधियां होती हैं जो खाने पर रिजल्ट देती हैं, कई औषधियां होती हैं धारण करने से रिजल्ट देती हैं। जैसे रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष आप खाते नहीं है चबा चबा के, आप उसे धारण करते हैं, पहनते हैं। आप तुलसी की माला पहनते हैं, लकड़ी क्या कर रही है, क्या दिखने में सुंदर दिखती है इसलिए आप पहनते हैं।
क्या पहले के लोग जनेऊ धारण करते थे प्रतिज्ञा के रूप में? तो किस कपड़े से बनती थी, किस मुंज से बनती थी? जब किसी का जनेऊ होता था तो कई चीजें पहनाई जाती थी। कॉटन का ही वस्त्र क्यों पहनना चाहिए? क्या पहले चीजें कई, आप जब डिस्कशन करना शुरू, जब चरक संहिता को खोलना शुरू करते हो तो आपको सभी परतें दिखती हैं। एवरीथिंग बिकम्स रसायन, एवरीथिंग बिकम औषधि। उसका आपका बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है? रासायनिक प्रभाव ही पड़ता है। इसीलिए ऋतुओं के साथ सोचना, ऋतु के अनुसार आपका पंचकर्म खुद लेना बहुत जरूरी है। अभ्यंग बात आ जाए तो अभ्यंग करना, है ना? इस प्रकार से कई चीजों को अगर आप सेवन करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपका सत्व और बेहतर होता है। सेनिटी आती है दिमाग में। सत्व मतलब सेनिटी, होश में रहते हैं, बेवजह जजमेंट नहीं देते हैं आप, समझदार, मैच्योरिटी डेवलप होती है, उसको बोलते हैं रसायन, रसायन का पाठ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद में बोला गया है कि मैम सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद में बोला गया है कि, हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो मैम, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए सर। ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आयुर्वेद में बोला गया है कि रत्न का धारण करना चाहिए, तो एपिलेप्सी में हम कौन से रत्न का धारण कर सकते हैं? अगर रत्न का धारण करेंगे तो क्या उसमें इफेक्ट आएगा? डेफिनेटली आएगा। ज्योतिष को अगर आप थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो मोती है, चांदी है, इन सब को धारण करने से भी चंद्रमा आपका और बेहतर होता है। स्फटिक की माला आती है, स्फटिक शिलाएं होती हैं, कई चीजें होती हैं, स्पर्श चिकित्सा होती है। आपने वो स्टोन थेरेपी सुनी, विदेशी लोग स्टोन थेरेपी ले रहे होते हैं, विदेशी लोग स्टोन थेरेपी ले रहे होते हैं ना, वो सब चक्रों के ऊपर रख रहे होते हैं, ऐसे से कर रहे होते हैं। उसमें से बहुत सी चिकित्सा होती है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एपिलेप्सी के पेशेंट पे। वो वैद्य ना होकर भी ये सब चीजें ठीक कर रहे होते हैं। उनको रीजन भी नहीं पता होता है कि उनका मरीज कैसे ठीक हो रहा है। वही चीज आप समझ के साथ कर सकते हैं और आप और बेहतर कर सकते हैं विथ रीजनिंग। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। रत्न वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारे, आयुर्वेद खुद एक रत्न। सर जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब माँ का गर्भ धारण होता है तो उनका जो प्रैक्टिस होता है, जो उनकी दिनचर्या होती है, क्या उसका भी इफेक्ट पड़ता है एपिलेप्सी में? 110% पड़ता है। और मैंने ज्यादातर केसेस कोविड के बाद से हमने देखना शुरू किए, जो कोविड चाइल्ड्स रहे हैं, जब माता गर्भ कंसीव किया है और कोविड बाहर चल रहा है, वो जो डर, वो जो भय रहता है, उसका प्रभाव। इसीलिए अभी ऑटिज्म और एडीएचडी भी बहुत तेजी से बढ़ा है, वात के रोग बहुत बढ़ गए। इसीलिए एपिलेप्सी यानी कि जुवेनाइल एपिलेप्सी भी बहुत दिखना शुरू हो गई है। ऑफ कोर्स पड़ता है। इसीलिए पहले के लोग, जैसे जो गर्भ संस्कार होता था कि 3 महीने में आपको वो जप थेरेपी, उसके बाद भागवत का पाठ पढ़ना, राम लिखना, भगवान कृष्ण की पूजा करना, ये सब कहा जाता था, क्योंकि एक तरीके से उस सत्व की पूजा हो रही होती है, सत्व का वर्धन हो रहा होता है। बस हमें लगता है कि ये सब तो बड़ी दकियानी सी बातें हैं, ये सब कौन करता है आज के टाइम पे, ओटीटी के जमाने में, दूरदर्शन की बातें। यार काम तो दूरदर्शन ही आता है जब केबल कट जाता है। Sir, so listening to you is always a win-win situation. So it was today. Now ending this session with a very big thank you to you for sharing your premium piece of knowledge with us. It's always a great experience to listen to you. And as you taught us Ayurveda sabse pehle, thank you once again. Jai Shri Charak. थैंक यू, जय श्री चक्र। हैप्पी चरक जयंती, नागपंचमी की शुभकामनाएं, और आप सब स्वस्थ रहें। और आगाज हो चुका है और आगाज होता रहे, हर साल होता रहे, बेहतर करते रहे। नियत अगर आपकी बहुत अच्छी है तो हर चीज अच्छा होता है। तैयब को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने इसकी इतनी खूबसूरती रचना की। और एक छोटी सी बात तैयब के लिए बोलना चाहूंगा। तैयब से मैं जब मिला हूँ और जब मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, ये बंदा सिर्फ स्माइल से मिलता है और वो जो ऊर्जा हमें थ्रो करके जाता है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ऐसी सोच वाले व्यक्तियों का आयुर्वेद में आज के टाइम पर होना बहुत हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि एटलीस्ट आप बहुत अर्ली स्टेज में इतने शुभ चिंतक हैं आयुर्वेद के, जिसमें हर चीज फ्री रखा गया है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब एंजॉय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक आदमी सोचा है ऐसा करने के लिए। आयुर्वेद का जो असली ज्ञान है वो पठन पाठन से ही आना चाहिए और बहुत एक्सक्लूसिव पर फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए।
इसी को हम लोग पोर्ट्रे करते हो, तब उसमें आप आगाज किया इस चीज का। तो बहुत बहुत थैंक यू हमें मौका देने के लिए, कभी बात हम कर पाए, वरना बात तो बहुत कर रहे होते हैं, हर जगह कर रहे होते हैं, पर इनके साथ आकर इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातें करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे लिसनर रहे और बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने पूछा। मैं माफी चाहता हूँ कि बहुत समय नहीं दे पाया, मैंने 1 घंटे का वादा किया था पर दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी अर्जेंसी बैकग्राउंड में चल रही है। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे भी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग बस मुस्कुराते रहिए और आयुर्वेद की सेवा करते रहिए प्रैक्टिशनर्स के रूप में, है ना। प्रणाम, नमस्कार। आयुर्वेद Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. आई होप आप सबको ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव और बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोग हमारे बीच में आए, शामिल हुए और सेशन सावधानी पूर्वक और ध्यान से सुना आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ क्वेरीज थी कि आप लोग को सर्टिफिकेट कब मिलेंगे कॉम्पिटिशन्स के और पार्टिसिपेशन ऑफ द सेशन। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको आफ्टर चरक जयंती डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे थ्रू योर व्हाट्सएप नंबर और थ्रू योर ईमेल। सो आप लोग हमसे कनेक्टेड रहें। आप जिस जिस ग्रुप में एडेड हैं उसमें कृपया उसी में रहें। सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेगी। और जितने कॉम्पिटिशन्स के जो रिजल्ट्स होंगे वो चरक जयंती में आपको बताए जाएंगे। लाइव वेबिनार में अनाउंसमेंट होएगी इसकी। और आपको जैसा कि पता है कि हमारे नॉलेज पार्टनर 3 मंथ्स चरक संहिता सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे चरक सप्ताह के फैमिली मेंबर्स को। तो आप लोगों के पास, सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। आज हमने सुबह मॉर्निंग में डाला था। तो कृपया आप ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें रजिस्टर करें और उसमें वहां पे आएगा कि आपको रेफरल कोड ऐड करना है, तो उसमें चरक डालिए और फिर आपका 24 से लेकर 72 आवर्स के अंदर अंदर आपका एक्सेस ओपन हो जाएगा और आपको अपना 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन चरक संहिता का प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। हम आपकी सेवा के लिए सदैव हाजिर हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।